पोकेमॉन और पोकेमॉन गेम्स किसे नहीं पसंद। 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया ये फ्रेंचाइज पूरे वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट फ्रेंचाइज था। पर अगर तुमसे पिकाचू को देखो तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कितने डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो चलो दोस्तों, लेट्स बिगिन। आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूँगा कि उसके बारे में शायद तुम्हें पता भी हो सकता है या नहीं भी पता हो सकता है। सबसे पहले 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया पोकेमॉन रेड और पोकेमॉन ब्लू में कैंटो रीजन को दिखाया गया था। अब जो स्टोरी नॉर्मली शुरू होता है पोकेमॉन गेम्स में वैसे ही गेम शुरू होता है, पर अगर तुमने एनीमे देखा होगा तो कैंटो रीजन का वो एपिसोड तो तुमने श्योरली देखा होगा कि लैवेंडर टाउन में सबसे पहले ऐश केचम का डेथ दिखाया गया था। पर मत सोचो कि मैं सिर्फ इस रीज़न के बेसिस में इस लैवेंडर टाउन को हॉरिफाइंग बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो पोकेमॉन गेम्स के ऊपर एक डिजीज़ है जो पूरे वर्ल्ड के 2 लाख बच्चों को हुआ था 1997 में। इसका नाम था लैवेंडर टाउन सिंड्रोम। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो जाकर गूगल कर लो। मैं जब पहली बार लैवेंडर टाउन में गया था तब मुझे भी वो जगह बहुत क्रीपी लगा था। कि मुझे सबसे क्रीपी जो लगा था वो पोकेमॉन टावर। उसके पीछे कितने राज छुपे थे। जो सबसे बड़ा राज था जो मुझे पर्सनली लगा वो था क्यूबॉन। मतलब क्यूबॉन का जो वो स्कल है, शायद तुम्हें नहीं पता कि वो स्कल असल में उसके मॉम का है। उसकी मॉम को उसने बहुत कम एज में खो दिया था और उसी मॉम का स्कल को वो अपने सिर पर पहनता है ताकि उसे वो कंफर्ट अपने मॉम के साथ मिलता रहे। और जो उसके हाथ में जो बोन पकड़ते रहता है वो भी उसके मॉम का एक बॉडी का पार्ट है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के गेम्स में पोकेमॉन कंपनी ने फालतू में ये सब क्यों इंट्रोड्यूस किया। मतलब मॉम को मार डालना, फिर स्कल लाना, मतलब ये सब मुझे बहुत क्रीपी लगने लगा था। फिर मैंने जब रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि 2 लाख बच्चे मारा गए इस डिजीज़ के खातिर, लैवेंडर टाउन सिंड्रोम। लेकिन मुझे ये बहुत अनबिलीवेबल और इलॉजिकल लगा था कि सिर्फ जिस क्यूबॉन के स्टोरी के बेसिस में कोई क्यों मर जाएगा। लेकिन जब मुझे इसका असली राज पता चला तो तुम भी इसे सुनकर शॉक्ड रह जाओगे कि असल में अगर तुम साइंटिफिकली इसे देखो तो इसके पीछे जो रीज़न था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। असल में जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था जिसे कंपोज किया था जुनिची मात्सुदा ने, उन्होंने क्या कर दिया था कि हमारे जो ईयर होते हैं, ह्यूमन ईयर का एक ऑडिबल रेंज होता है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब हम वही साउंड सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के अंदर है। पर किसी वियर्ड रीज़न के कारण लैवेंडर टाउन का जो म्यूज़िक था वो किसी तरह से अल्ट्रासोनिक बन गया था। मतलब वो फ्रीक्वेंसी उसका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया था। और अल्ट्रासोनिक साउंड्स हमारे ह्यूमन बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। और वैसे ही 7 से 12 साल के बच्चों का ह्यूमन हियरिंग सेंस बहुत कम होता है, उन लोगों पर वो ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था और इसलिए बहुत बच्चे मारे गए थे। और जो लोग बच गए उन लोगों को सारा दिन हेडेक होता था और बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट से जाना पड़ता था। अगर तुम्हें इस बात पर भी अगर यकीन नहीं है तो ये सुनो। एक बंदे ने इस ऑडियो को एक डायग्राम के बेसिस में रिप्रेजेंट किया था एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वहाँ पर दिखाया गया था अननोन का फिगर। जब मैंने अननोन का फिगर वहाँ पर देखा तो मुझे ये डाउट लगा कि अननोन जेन 1 गेम में क्या कर रहा है। अननोन तो इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 2 में, फिर पोकेमॉन कंपनी को कैसे पता था कि अननोन आने वाला है। वहाँ पर क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। और जो और क्रीपी था कि वो साउंड रिप्रेजेंट कर रहा था लीव नाउ। इसके बाद मैं तो और भी डर गया। मैं यहाँ पर तुम्हें वो ऑडियो सुना रहा हूँ, ज़रा उसे पहले एक बार सुन लो।
उसके बाद जो मुझे लगने लगा कि भाई एक गेम ही तो है, फिर वो लोग ऐसा क्यों किए कि मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल, कि सिर्फ एक गेम को उन लोगों ने बैन क्यों नहीं किया। जब इतने लोग मारे गए, इतने बच्चों का डेथ हुआ, फिर सिर्फ एक गेम को उन लोगों ने बैन ना करके सिर्फ उसका ऑडियो क्यों चेंज किया। मुझे नहीं पता तब उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन चलो अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। शायद तुम्हें ये पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी मेरे खुद के साथ मैं बोलना चाहूँगा हुआ है, सॉर्ट ऑफ हुआ है। मैंने इसे थोड़ा सा चेंज किया है ताकि तुम लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन मेरे साथ सच में इसका सॉर्ट ऑफ हुआ है। अच्छा, तो ये स्टोरी सच में सच है और मैं इसे बोलने वाला हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे एक दिन बोला था कि रोम हैक्स ट्राई करने के लिए। मुझे वैसे भी मैंने पोकेमॉन रेड, पोकेमॉन ब्लू, पोकेमॉन येलो, पोकेमॉन के सारे जो नॉर्मल रोम्स होते हैं, मतलब जो निंटेंडो के रिलीज हुए हैं, मैंने वो सब खेल लिया। लेकिन मुझे अब रोम हैक्स ट्राई करना था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि पोकेमॉन अलाइव ट्राई करने के लिए। मैंने सोचा कि चलो भाई ट्राई तो कर ही लेते हैं, क्या जाता है। और वैसे ही मुझे सस्पिशियस चीज़ों के साथ बहुत लगाव है, और फिर उसके ऊपर था ये पोकेमॉन गेम। तो तुम सोच ही सकते हो मैं कितना एक्साइटेड था इसे खेलने के लिए। वैसे मेरे दोस्त को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वैसे ही वो डरपोक है और उसको इन क्रीपी चीज़ों से बहुत एलर्जी टाइप है। जो भी हो, फिर मुझे तो मैंने उससे रोम मांगा, लेकिन उसने किसी कारण से उसका रोम करप्ट हो गया था और वो ज़्यादा देर तक खेल भी नहीं सका था उसको। मैंने फिर दिन रात गूगल खोल कर बैठ गया कि कहाँ पर मिलेगा पोकेमॉन अलाइव का रोम। मैं तो बहुत एक्साइटेड था उसे खेलने के लिए। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिला। वेबसाइट खोलने के सामने मुझे एक बड़ा सा लॉक दिखाई दिया। उस लॉक में लिखा हुआ था कम एट नाइट। मैंने सोचा भाई वेबसाइट में भी आज ये लोग लॉक लगा कर रहते हैं, मतलब टाइम के थ्रू ये खोलते हैं। जो भी हो, मैं 12 बजे रात में उसे खोला और वो वेबसाइट खोला और वहाँ पर मुझे डाउनलोड लिंक भी मिला। मैंने उसे क्लिक कर रोम भी डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने उसी दिन रात में मैंने बैठकर उस गेम को खेलना शुरू कर दिया। तुम सोच ही सकते हो मैं कितना एक्साइटेड था उसे खेलने के लिए। वहाँ पर 4 मोड दिखाई दिया गेम शुरू करते ही। न्यू गेम क्लिक करने के बाद वहाँ पर दिखाई दिया होस्ट मोड, हॉन्टेड मोड, रिप मोड और डेथ मोड। मुझे इन चारों में रिप मोड बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने सोचा कि मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ। वैसे इस गेम में मैंने देखा कि हमें रेगुलर स्टार्टर्स मिल रहे थे, मतलब चार्मेंडर, स्क्वार्टल और बल्बासौर के साथ तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके साथ एक और पोकेमॉन भी मिल सकता है जो तुम्हें प्रोफेसर ओक के साथ बात करने के बाद मिलेगा। वो है ये जिग्लीपफ। प्रोफेसर ओक कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें ये देने के समय, सिर्फ डॉट 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 दिखाए जा रहे थे वहाँ पर। जो भी हो, मैंने सोचा कि चार्मेंडर, स्क्वार्टल, बल्बासौर के साथ तो मैंने करीबन 100 गेम खेल रखे हैं, फिर क्या फ़ायदा, मैं क्यों ना जिग्लीपफ के साथ ही ट्राई करूँ। इस जिग्लीपफ को मैंने चूज़ किया और मुझे ये पर्सनली बहुत ऑड लगा कि मैं एक जिग्लीपफ के साथ कैसे कोई बैटल जीत सकता हूँ। वैसे ही मैंने जिग्लीपफ को किसी भी गेम में इस्तेमाल नहीं किया था, शायद एक गेम में किया भी था लेकिन उसमें उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। पर मेरे राइवल ने भी बल्बासौर, स्क्वार्टल और चार्मेंडर नहीं लिया, उससे मिला ईवी और उसने बोला कि उसे वो चाइल्डहुड से रेस कर रहा था। हाँ, तो मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब राइवल बैटल शुरू हुआ मैंने मेरे जिग्लीपफ को निकाला और आउट ऑफ सडन मैंने देखा कि वो जिग्लीपफ लेवल 65 का था, पर उसका मूव सेट बहुत ऑकवर्ड था। सिंग, डिसेबल, स्ट्रगल, डेस्टिनी बॉन्ड। मुझे ये पता नहीं था कि मैं कैसे इसके इस्तेमाल से कोई भी बैटल जीतूँ। मैंने सबसे पहले सिंग इस्तेमाल किया ईवी पर। वहाँ पर लिखा आया ईवी वॉज इन डीप पीस ऑफ माइंड। मैंने इसको ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया। फिर मैं गेम में आगे चलता गया और मैंने डिसेबल इस्तेमाल किया। फिर डिसेबल इस्तेमाल किया मैंने उसके टैकल पर ताकि वो मुझ पर कोई अटैक ना कर सके। फिर इस्तेमाल किया डेस्टिनी बॉन्ड,
पर मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जीतूँ आखिर। मेरे पास तो कोई अटैक मूव ही नहीं था कि मैं उसका को एक भी हेल्थ पॉइंट ले सकूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रगल इस्तेमाल करता तो मेरा खुद का HP कम था, उसका कुछ नहीं होता। लेकिन तभी स्क्रीन में दिखाया गया ईवी हैड ड्रीम्ड अ नाइटमेयर व्हिच रिजल्टेड इन डेथ। इसको देखने के बाद वहाँ पर आया ईवी रिप। ये सब देखने के बाद मुझे तो बहुत क्रीपी लगने लगा कि आखिर क्या हुआ कि ये सब हो रहा है यहाँ पर। मैंने फिर गेम को और आगे चलने लगा। मैं वरीडियन फॉरेस्ट पहुंचा और वहाँ पर मुझे इनकाउंटर हुए सिर्फ लेवल 1 के बुरिडमैन। वो दिखाई देने में सिंपली एक ह्यूमन स्केलेटन थे और मैंने उसे पहले वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके बहुत बार हरा भी दिया था। फिर मैं ब्रॉक के पास गया और ब्रॉक को भी बहुत आसानी से हरा दिया जिग्लीपफ के साथ उसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के बाद। रॉक ने मुझे रॉक टॉम दिया और उसने बोला लेट मी गो। फिर वो चला गया। फिर मैं दोबारा वेरिडियन फॉरेस्ट पहुंचा और मैंने दोबारा उन लोगों के साथ एनकाउंटर किया, वही बुरिडमैन के साथ। और इस बार मैंने रॉक टॉम इस्तेमाल किया और वो लोग इस्तेमाल किए रिफ्लेक्ट, जिसके कारण मुझ पर रॉक टॉम का इफ़ेक्ट हुआ और मेरा HP कमने लगा। मैंने फिर देखा कि आखिरकार मैं हार ही गया। फिर वहाँ पर स्क्रीन में लिखा आया फाइनली आई विल हैव फ्रेश मीट। देन वो मेरे कैरेक्टर को लेकर ग्राउंड में चला जाने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। फिर हुआ कि वहाँ पर एक सॉन्ग आया और उसके साथ ये तुम सुनो सबसे पहले जो आया। हाँ, फिर वहाँ पर एक और चीज़ आया कि ये कोट आया कि दैट सॉन्ग इज़ द लास्ट थिंग यू थिंक बिफोर गोइंग टू स्लीप, स्वीट ड्रीम्स। और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक में वही लैवेंडर टाउन का क्रीपी म्यूज़िक आने लगा। मुझे भाई इसमें बहुत डर लगने लगा। फिर आखिरकार वहाँ पर पूरा स्क्रीन ब्लैक होने लगा। फिर वाइट में मैंने जिस ट्रेनर को हराया था वो सब आने लगे और बोलने लगे कांट यू डू बेटर, कांट यू डू बेटर। फिर ब्रॉक और राइवल दो आकर बोलने लगे गेम ओवर, रिप जिग्लीपफ। ऐसी क्रीपिंग एंडिंग के साथ मुझे तो भाई बहुत डर लगने लगा। फिर जो भी हो तो यहीं पर आज एंड करेंगे। तुम देख ही सकते हो एक स्टोरी कितना लंबा हो रहा है। जो भी हो, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो नीचे बोलो क्या मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, स्क्रीनशॉट कर दो, पूजा कर दो, जो तुम्हारी मर्ज़ी वो कर दो। हाँ, तो तब तक के लिए बाय बाय।